तो ये डॉक्टर अरविंद शर्मा का पॉलिटिकल जर्नी था और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के हमारे एडिटर विनोद लांबा और प्रिया। ओवर टू विनोद जी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म। तो गोहाना की जो जलेबी है उसकी मिठास है और राजनीतिक अनुभव इस तरह से है कि किसी भी गढ़ में भेज दीजिए, डॉक्टर अरविंद शर्मा जंगी घोड़े बनकर और विजेता बनकर निकलते हैं। एक बार बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अरविंद शर्मा साहब का। और ये बात मैं अक्सर इनके इंट्रोडक्शन में इसलिए कहता हूँ कि हरियाणा में बहुत ही विरले ऐसे लीडर्स बचे हैं जो अलग अलग लोकसभाओं में अपना परचम लहरा चुके हैं, और जब मौका आया विधानसभा का और पहले ही मौके में गोहाना की जलेबी का ऐसा स्वाद चखाया जो सत्ता दिख नहीं रही थी, उसके लिए हालांकि क्रेडिट थोड़ा सा बडौली साहब को भी देना पड़ेगा। सामने ही बैठे हैं सर, आपके साथ भी चर्चा करेंगे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आप थे। आप लोगों ने ऐसी सेटिंग बैठाई और ऐसे जंगी घोड़े मैदान में उतारे कि जहां उतारे जीत कर आए। पहली बात और पहला सवाल यही, कैसी चल रही है नायाब साहब की 1.5 साल की सरकार? देखिए, सबसे पहले तो सबको नमस्ते, राम राम। जी न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं, आपने याद किया। और लगभग अब 2 साल पूरे हो जाएंगे दोनों सरकारों को। केंद्र सरकार के तो 2 साल कंप्लीट हो गए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार बीजेपी की अगुवाई में, और हरियाणा में अभी बहुत जल्दी अक्टूबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे। और इन 2 सालों का सफ़र आप देख रहे हैं, संकल्पबद्ध सफ़र है। भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है, यही केंद्र में और यही राज्य में। आप देखेंगे केंद्र सरकार भी मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव से पहले संकल्प करती है उनको पूरा करने के लिए दिन रात लगा करके उनको पूरा करती है। इसी तरह से हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 217 संकल्प राज्य हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, और सरकार बनने पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं उन संकल्पों को पूरा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर एक विश्वास, एक प्यार, प्रेम इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहेगा वो काम पूरे करेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री जी के नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, और हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे मोहन लाल बडौली जी बैठे हैं, और अब अर्चना गुप्ता जी, दोनों के मेल मिलाप से बहुत अच्छे से सरकार आगे बढ़ रही है। देखा जाए सर, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई की मैं बात करूं तो किन बड़े बदलावों पर फोकस किया जा रहा है, खासकर मैं आपके विभागों की बात करूंगी। देखिए, बदलाव 2047 का भारत, विकसित भारत, संकल्पबद्ध तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और अब हर भारतीय वासी, हर भारतीय इस बात के लिए कंधे से कंधा मिला करके लग गया है कि अभी किस तरह से उसका भी योगदान, उसकी भी भागीदारी इस बात में रहे कि 2047 का भारत, विकसित भारत, इसी तरह से हरियाणा का भी विशेष योगदान, और हर वर्ग के साथ साथ हर डिपार्टमेंट का, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर डिपार्टमेंट का योगदान विकसित भारत के लिए रहने वाला है। और उसकी स्पीड, समय समय पर उसकी स्पीड और ज़्यादा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ती रहती है। हम सब मिल कर के इसमें चाहे पर्यटन हो, चाहे जेल विभाग हो, सहकारिता हो, हर विभाग में, चाहे हेरिटेज हो, हर विभाग में बहुत अच्छे तरीके से आप जेलों की बात देखेंगे तो जेलों के आधुनिकीकरण के लिए, उनके मोस्ट मॉडर्नाइजेशन के लिए जितने कदम हैं वो सरकार उठा रही है। और बहुत अच्छे तरीके से जेलों में विकास भी, विकास का मतलब कि जो सुधार गृह हम जब कहते हैं तो वाकई में ही वो आने वाले बंदी और कैदियों में आप व्यवस्था देखेंगे हर तरीके से, उनकी मेंटल तरीके से भी, मतलब जो उनका मानसिक जो एक संतुलन है उसको भी बनाने के लिए भी जेलों में बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं। सिक्योरिटी व्यवस्था है उसके लिए भी, और किसी तरह का भी आप देखेंगे कि पहले
कैदियों को जाना पड़ता था उनकी तारीखों पर कोर्टों में, अब पूरे का पूरा सिस्टम लगभग जो है ऑनलाइन हो गया है और वर्चुअल जो है उनकी पेशी होती है। उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से काम चला। और फिर एक और बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि जो कैदियों के लिए आप देखेंगे कुछ टेक्निकल कोर्स, हमारा कौशल रोजगार जो निगम है उसके ज़रिए से हमने कुछ टेक्निकल कोर्सेज जो है 5 जेलों में शुरू किए हैं, जिसमें गुड़गांव जेल में कई ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं पॉलिटेक्निक के। और उसमें एक ऐसे कोर्सेज है कि कैदी जब बाहर जाएगा तो एक मान सम्मान के साथ वो अपना जीवन आगे का शुरू कर सकता है। और बहुत अच्छा रिस्पांस इन कोर्सेज का माननीय हमारे आदरणीय सूर्यकांत जी ने इनकी शुरुआत की थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, और जेलों में पेट्रोल पंप्स की व्यवस्था की है। जेलों में एक ओपन जेल का भी हमारा कंसेप्ट चला है, करनाल जेल और आपकी फरीदाबाद जेल। ओपन जेल मतलब कि कैदी जो है, जिस कैदी का अच्छा बर्ताव रहा है, समय उसका काफ़ी हो गया तो अपने परिवार के साथ, इस तरह से लगभग अभी 47 से 48 परिवार जो है वो ओपन जेल में जो उनकी रिहाइश उनकी रखी गई है और बहुत अच्छे नतीजे इसके आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में और जेलों में भी इसका बढ़ेगा और इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पर्यटन को लेकर जरूर जानना चाहूँगा। पर्यटन को लेकर एक मेला होता है, मेला हम पूरा प्रदेश देखता है, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। सूरजकुंड मेले की बात है, कुरुक्षेत्र की बात कर लीजिए, पंचकुला में काफ़ी पर्यटन का स्कोप है। तो मंत्री जी, आपके पर्यटन को लेकर कोई ऐसा प्लान, ऐसी योजना जो बताने लायक हो, ज़रूर उस पर चर्चा कीजिए कि एक अचीवमेंट के तौर पर आप अपने विभाग की देख रहे हैं या फिर प्लानिंग स्टेज पर जो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होने वाली है। पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र उसका उद्घाटन किया, लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से। देखिए, सोच ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके पूरे सांस्कृतिक सिस्टम के बारे में, हमारे जो कल्चर है उसके बारे में पूरा ज्ञान हो। अब देखिए, महाभारत में अब कुरुक्षेत्र जिस तरह से मशहूर है, हम कहते हैं कि हरियाणा का नाम भी हरि का आना। और कुरुक्षेत्र में जो गीता का उपदेश हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय और मैं कहूँगा पूजनीय भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया, और उसके बाद जो महाभारत का जो सारा सिस्टम हुआ, उस अनुभव केंद्र में एक एक स्टेप आप देखेंगे डिजिटलाइज तरीके से, एक एक स्टेप बच्चों के लिए, और मैं कहूँगा मिडिल क्लास बच्चे, छोटे बड़े, हर के लिए ये एक जानने का केंद्र है। एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ज़रिए ये हुई है। और आप देखेंगे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे अपने बजटीय भाषण में ये किया है, 3 जो है हमारे वेडिंग डेस्टिनेशन जो है पॉइंट से बढ़ेंगे। उसमें सिर्फ वो एक इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम पड़ेगा। उसमें आप वेडिंग के साथ साथ मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, वेडिंग है। अब जो नया जो कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल जो कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से आप मानेसर में, खरखोदा में और पंचकुला में, तो इसमें बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें लोगों को काम भी मिलेगा और लोगों को पर्यटन को भी बहुत बड़ा इसमें लाभ मिलने वाला है। सूरजकुंड में आपको पता है, सूरजकुंड में हर साल आप देखेंगे उसकी बढ़ोतरी हो रही है। सूरजकुंड में हर साल जो है, पिछले साल अभी जो मेला हुआ था जनवरी में, फरवरी में, उसमें 50 से भी ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया। और आप देखेंगे अब और ज़्यादा देशों की मांग आ रही है, और ये भी एक विकसित भारत उसके लिए एक बहुत अच्छा कदम है। तो मैं कहूँगा जेलों की, जब मैं पीछे एक बात रह गई थी कि उसने भी आप देखेंगे स्टॉल जब उसने लगाए तो इकोनॉमिकली आप देखेंगे जेलों का भी जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। उनकी बिक्री भी, जो उनका फर्नीचर, जो उन कैदियों ने फर्नीचर बनाया बहुत हुनर के साथ, आप देखेंगे उसकी भी लगभग 2 करोड़ के करीब का जो है उसका रेवेन्यू रहा। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। और आप देखें अभी हमारा टिक्कर ताल, मोरनी हिल्स और हमारा
पंचकुला में जो अपना यादवेंद्र गार्डन, इन तीनों के रेनोवेशन के लिए, इनके और ज़्यादा इसको बिल्कुल ऐसे पर्यटकों के लिए बहुत अच्छे तरीके 100 करोड़ से भी ज़्यादा जो केंद्र सरकार ने जो है उसमें मदद कर रही है, उसकी एक्सटेंशन का काम, उनके रख रखाव का बहुत अच्छे तरीके रेनोवेशन का काम जोरों से जो है उसका सिस्टम चल रहा है। अब गोहाना की जलेबी का स्वाद हो गया, हरियाणा में आपने एक अच्छा विज़न रख दिया, लेकिन मैं आपको दिल्ली ले चलता हूं क्योंकि वहाँ पिज़्ज़ा की बात चल रही है, वहाँ जेन जी की बात चल रही है, लिट्टी चोखा की भी बात होगी। बिहार में नतीजे अच्छे नहीं आए और बिहार में ऐसी सीट जो परंपरागत सीट होती थी वहाँ जिस तरह के नतीजे आए, दतिया सीट का जिक्र हुआ, तो चुनौतियाँ तो ये समय ऐसा लग रहा है क्यों? और ये सवाल आपसे पूछना इसलिए भी वाजिब है कि आपने एक लंबी राजनीतिक सफ़र तय कर यहाँ तक का सफ़र तय किया है। कई चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं। राजस्थान की अगर फुटेज देखें तो स्वर्ण समाज का वहाँ प्रोटेस्ट है, और मैंने कहा बिहार का उपचुनाव हार गए, दतिया का हार गए, जैन जी खिलाफ हो गए, एक मंत्री को जाना पड़ा, तो टफ टाइम तो बीजेपी के लिए भी आ रहा है। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन किसी भी ऐसी परिस्थिति के में भारतीय जनता पार्टी उसको बैठ कर के विचार करती है, मंथन करती है कि ऐसा क्यों हुआ, और मंथन होगा और उसके आप देखेंगे आने वाले समय में नतीजे अच्छे आएंगे। 12 साल में पहली बार हुआ ना किसी केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा नहीं, बच्चों ऐसा के दबाव नहीं में। है, ऐसा नहीं है, दबाव की बात नहीं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने विवेक से, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितना युवाओं का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व करता है, इतना युवाओं का मान सम्मान ना कोई करेगा और ना किसी ने किया। जितना मान सम्मान कर, मोदी जी को कितनी चिंता है, इसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने विवेक से कि भी युवाओं को कोई रास्ता ऐसा ना पकड़ लें कि जिससे युवाओं को कोई किसी तरह की परेशानी, उस सारे चीज़ को देखते उन्होंने इस्तीफा दिया। और देखो, उससे पहले जो उनकी मांग थी कि नीट का पेपर कितने अच्छे तरीके से सारा सिस्टम दोबारा से जब हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया है, तो ये सारी बातें चलती हैं। लेकिन पार्टी इस तरह की परिस्थितियों में मंथन करती है, उस पर विचार करती है, और विचार करके वो आगे का रास्ता निकलता है, और बहुत अच्छे तरीके से रास्ता निकल करके मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो विज़न है, पार्टी का जो विज़न है, वो देश के प्रति है। हैंडल हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि कोई अविश्वास नहीं हुआ है भाजपा से, लोगों का विश्वास नहीं है। नहीं, ऐसा देखो, ये अपोजिशन का मिथ है, विपक्ष का मिथ है। विपक्ष का काम क्या है? अभी जिस तरह का आंदोलन चला, नौजवानों का जितना मान सम्मान मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी करती है, विपक्ष का ढूंढ रही थी रास्ता, कि खोज रही थी कि भाई इसमें कुछ मिल जाए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। पूरी कोशिश उन्होंने की। सर, मिल तो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का रास्ता निकाल लेना। नहीं, ये तो देखो ऐसा है, प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो बहुत विवेक से और नौजवानों के हक में, नौजवान जो है समझ करके और देश के लिए सारा सिस्टम करके उन्होंने आगे बढ़े। ऐसा कोई वो नहीं है, दबाव में नहीं। पर मैं अब देखा जाए सर, उस बात पर तो आप भी मंजूरी देंगे मुझे लगता है, जिस तरीके से जेनजी जंतर मंतर पर पूरा तरीके से उतरा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेनजी की तरह इंस्टाग्राम पर आते हैं, वीडियोस बनाए, 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियोस लगातार सामने आए। फिर मैं बात करूं, कार्यक्रम भी आयोजित की गई, किस तरीके से जो जेनजी की सोच है उसके साथ कनेक्ट किया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी, आप पूछो किसी से भी, किसी कार्यकर्ता से भी आप पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमेशा कहते हैं कि युवाओं के साथ संवाद रखो, युवाओं के साथ बातचीत रखो, हमेशा कहते हैं। अभी इस आंदोलन की वजह से नहीं, पहले भी, कि भाई युवाओं के साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, उनका मन भी टटोलना चाहिए, कोई बात तो नहीं है। और मैंने आज भी रोहतक में भी ये बात हो रही थी, अभी मैं कार्यक्रम से आया हूँ, तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जितनी लीडरशिप है, सभी युवाओं के संपर्क में रहती भी है। प्रधानमंत्री जी अभी वीडियो नहीं, प्रधानमंत्री जी समय समय पर वीडियो डालते रहते हैं। लेकिन और सर, आपने मन की बात भी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी कितने अच्छे तरीके से मन की बात को रिप्रेजेंट करते हैं। लगभग 138 के करीब एपिसोड हो चुके हैं। तो और
और कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैंडलूम के ऊपर अपने विचार रखे, वीडियो डाली। तो प्रधानमंत्री जी की सोच देश के लिए, देश 2047 का भारत, विकसित भारत और आम नागरिक की उसमें हिस्सेदारी हो। प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हर वर्ग चाहे किसान हो, खेती हर मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे खिलाड़ी हो, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, महिलाएं, बुजुर्ग, आपके व्यापारी हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं और उनके लिए नई नई योजनाएं लेकर के आते हैं। आज आप देखें अंत्योदय, आखिरी छोर की अगर हम बात करें, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, जो उनकी सोच थी, आज अगर उसको कोई पूरा कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। हरियाणा में आगे जो है जिस तरह के कार्यक्रम है, सेशन भी होना है, विपक्ष भी SIR की बात कर रहा है, तो मंत्री जी सीधा सवाल यही है आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि आप सरकार की तमाम बैठकों में रहते हैं, प्लानिंग का बड़ा हिस्सा रहते हैं, ऐसी कौन सी और सौगात का इंतज़ार हरियाणा की जनता कर सकती है? जैसे आपने कहा करीब करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं, आपके विभाग से जोड़कर भी बता सकते हैं, मुख्यमंत्री की योजनाओं से जोड़कर भी बता सकते हैं कि विपक्ष के लिए चुनौतियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि 5-5 विधायक तो आपने तोड़ दिए, उनको सरकारी कार्यक्रम बीजेपी वाले लगा रहे हो। देखिए ऐसा, अब आप SIR की आपने बात बोली, SIR कंप्लीट शुद्धिकरण है। आप देखेंगे क्या कहता में कितनी कटी सर? गोहाना में कितनी कटी? 1 मिनट, SIR क्या कहता है? SIR के एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? SIR का मतलब एक नागरिक, उसका एक वोट हो, जी कहीं कर ले, चाहे वो गोहाना में बनवा ले, चाहे वो सोनीपत बनवा ले, चाहे दिल्ली बनवा ले, एक नागरिक एक वोट हो। ये शुद्धिकरण है, इसमें कहाँ राजनीति है? आप देखेंगे कोई राजनीति नहीं है, लेकिन विपक्ष को डर है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। विपक्ष को डर क्यों है? कि उसको लगता होगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं त्रुटियां होंगी, गड़बड़ होंगी उनकी तरफ से, कुछ ना कुछ तो मुझे, मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। तो उनको क्यों ऐसा लगता है? एक साफ सुथरा काम जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, इसमें तो एक इलेक्शन कमीशन को काम करना चाह रहा है। अब आप देखो कोई भी इलेक्शन हो, हरियाणा में 2024 में चुनाव हुआ, 5 सीटें पार्लियामेंट की किया गई, तब तो इलेक्शन कमीशन बढ़िया, अफसर भी बढ़िया, प्रशासन भी बढ़िया, मशीन भी बढ़िया, EVM भी, और जब लोग विधानसभा में आई तो सब कुछ गड़बड़। तो ये विपक्ष अपने हिसाब से काम करता है और उसका काम सिर्फ निशाना यही है, किसी तरह से चाहे केंद्र के नेताओं को ले लो, उनके राहुल गांधी को ले लो, चाहे यहाँ स्टेट के ले लो, एक ही निशाना है कि किसी तरह से भी घुमा फिरा करके वो गद्दी पे बैठ जाए। जबकि ऐसा हरियाणा की जनता, देश की जनता ऐसा होने नहीं देंगी। देश की जनता ने ठान लिया है कि नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ही 2047 का भारत, विकसित भारत। आज आप देखें देश का मान सम्मान विदेशों में कितना बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि कर सकते हैं ऐसा काम। और आप कह रहे थे भाई कोई नई सौगात, अरे नई सौगात तो प्रधानमंत्री जी देश के में हरियाणा को दे के गए। अभी हाइड्रोजन ट्रेन चला करके कितनी बड़ी सौगात दी है, उसमें हमारा सोनीपत, मेरा गोहाना, सारे के सारे शामिल हो रहे हैं। 89 किलोमीटर का सफ़र मात्र 25 रुपये में जींद से और आप सोनीपत आ सकते हैं जी। तो कितनी बड़ी बातें ये सारी की सारी हो रही हैं। और सोनीपत जो है नेशनल कैपिटल रीजन NCR का क्षेत्र है सोनीपत, और NCR के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी की भी और प्रधानमंत्री जी सभी की सोच रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास, क्योंकि हमें दिल्ली से अगर कुछ थोड़ा सा कम करना है तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रेल कनेक्टिविटी, आपकी रोड्स की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये सारी की सारी बातें
धीरे धीरे करके हो रही हैं। अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है, रेल की भी मिल रही है, आपकी रोड्स की भी। तो सारी बातें देख के सोनीपत भी दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। जी सर, अब युवाओं की भी मैं बात कर लेती हूँ। देखिए, अगर हम प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो युवा अहम भूमिका निभाता है। अगर सहकारिता में मॉडल की बात करूँ तो युवा को सहकारिता मॉडल से जोड़ने के लिए फिलहाल क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो नई पॉलिसी माननीय हमारे बहुत ही आदरणीय अमित शाह जी ने, सहकारिता और गृह मंत्री जी ने जो नई पॉलिसी सहकारिता पे दी है पीछे, हरियाणा बहुत जल्दी उसका कंप्लीट अनुसरण कर रहा है। अभी आ जाएगी, अभी पॉलिसी कई बार समय लगता है। और उसमें अमित शाह जी की, सहकारिता मंत्री जी की सोच है कि सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि मतलब सहकारिता विभाग एक ऐसा है जो हर घर को काम दे सकता है, हर युवा को जोड़ सकता है, और युवा बहुत जोश के साथ। अब हमारे हरियाणा में सीएम पैक्स में कम्प्रीहेंसिव पैक्स, मल्टीपर्पज़ पैक्स, एम पैक्स जो है बहुत अच्छे तरीके से वो डेवलप हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में जो है सीएम पैक्स और मल्टीपर्पज़ पैक्स खुल रहे हैं, और उसमें नौजवान और ख़ासकर महिलाएं उसके साथ जुड़ रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नौजवानों को मैं और भी मैं यहाँ से भी अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसमें इनको समझें, जिनका कि और मल्टीपर्पज़ पैक्स से, सीएम पैक्स से जुड़ें, अपने काम शुरू करेंगे ग्रुप बना करके, अपनी सोसाइटी बना करके। और उसके अंदर अब पहले जैसे था पैक्सेस में सिर्फ आप लोन लेना, उतारना, आपके बीज ले लेना, खाद ले लेना, लेकिन अब उसका दायरा बहुत बढ़ गया। इट्स मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी। आप उसमें गैस स्टेशन खोल सकते हैं, आप उसमें जो है गैस स्टेशन मीन पेट्रोल पंप, और उसके बाद गैस एजेंसी ले सकते हैं, आप सीएससी सेंटर आप जो है वो खोल सकते हैं, आप छोटे वेयर हाउसेज खोल सकते हैं। बहुत सारे काम जो है उसमें आप जन औषधि केंद्र ले सकते हो, आप उसके साथ वीटा बूथ ले सकते हो। आप वीटा बूथ का भी बहुत बड़ा दायरा बढ़ा दिया है। अब वो वीटा बूथ जो है वीटा पार्लर के नाम से जाना जाएगा। उसमें मल्टीपर्पज़ जो चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो ऐसे बहुत सारे काम युवाओं के लिए सहकारिता विभाग कर रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, और सवाल नहीं है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, एक गुजारिश है। जो आपकी वाणी है बड़ी मीठी निकलती है, आप विषय चुन लीजिए। और अपना इस पूरे इंटरव्यू का तमाम विभाग की बात भी आ गई, विपक्ष की आ गई, आप खुद ही समापन कीजिए। विषय आपका है, केंद्र सरकार के बारे में बोलें, प्रदेश सरकार के बारे में बोलें, या अपने विभाग के बारे में बोलें, या हरियाणा के बारे में बोलें, और आप ही क्लोज करें अपनी वाणी में, यानी कि रागनी स्टाइल में। हरियाणा तो मस्त है। हरियाणा तो देशा के माँ देश मारायो नामी से हरियाणा, सादा खाना सादा बाड़ा, सादा ठोर ठिकाना। देशा के माँ देश मारायो, बैठा गगन के सामने क्या गाएंगे? देशा के माँ देश मारायो नामी से हरियाणा, सादा खाना सादा बाणा, सादा ठोड़ ठिकाना। देशा के माँ देश मारायो नामी से हरियाणा, सादा खाना सादा बाणा, सादा ठोड़ ठिकाना। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो समालका में यूथ फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ हमारे साथी ने वहाँ खड़े खड़े जोड़ दिया था, संभाल काम गुड़ की मंडी, अरे संभाल काम गुड़ की मंडी, हो गुड़ रोटी खाना, सादा खाना सादा बाणा, सादा ठोड़ ठिकाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अरविंद शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री। सर, आप मंच में बने रहिएगा अभी। मैं पहले चाहूँगा कि हमारे बीच दो ऐसे शख्स हैं जो सोनीपत से हैं और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित करेंगे मंत्री जी। आरोग्यम अमृतम सोनीपत के कृष्णा राठधान जी हैं, जो उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा, और कालू कुडल जी जो गौ सेवक हैं, इन दोनों को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा, जिनको डॉक्टर अरविंद शर्मा सम्मानित करेंगे।
आरोग्य अमृतम, ये आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं सोनीपत से ही। आरोग्य अमृतम सोनीपत, और इन्होंने अपने इस काम को राज्य में भी फैलाया है, राज्य से बाहर भी अब ये विस्तार कर रहे हैं। गौ सेवा करते हैं, अभी थोड़ी देर में अपनी विचार रखने वाले हैं। बड़ी अच्छी इन जो काम ये कर रहे हैं, जो गौ सेवा से जुड़ा जो इनका काम है वो बहुत बेहतरीन है। इस पर अब से थोड़ी देर में हम बात करेंगे। और अब मैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के जो हमारे एडिटर हैं विनोद लांबा जी, उनसे गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा को सम्मानित करें, क्योंकि वो मैं अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि अब जब बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, मंत्री जी हैं, टीम के सदस्य रहे हैं, मेरे हाथों से ना होके मोहनलाल बड़ौली साहब सम्मानित करें मंत्री जी को, क्योंकि एक ही टीम के सहयोगी हैं और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़ौली साहब। बिल्कुल, ये हमारा इमर्जिंग सोनीपत कॉन्क्लेव डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को याद दिलाएगा कि हमारे इस मंच पर आए थे, उन्होंने अपने विचार रखे। और ठीक है, अब जब सर मंच पर आ ही गए हैं तो ये सर कुछ अपनी तरफ से लेकर आए हैं। ये गोहाना की जलेबी है, हरियाणा के लोग तो इससे वाकिफ़ होंगे, बाहर के लोग वाकिफ़ नहीं हैं, और इसकी सियासत में खूब चर्चा हुई थी। इसकी हरियाणा की सियासत में खूब चर्चा हुई थी। आपको याद होगा जब चुनाव थे उसके पहले इसी जलेबी की खूब बात हुई थी और इस पर सियासत भी खूब हुई थी। इस जलेबी के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, और वक्त जाए नहीं